दोस्तों अगला सवाल देखिए सरलीकरण चैप्टर से। इस सवाल को थोड़ा घुमा के लिखा गया है और भिन्न चैप्टर को भी इसे मिक्स कर दिया गया है। अगर आप में से किसी को ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और उत्तर को कमेंट करिए, तब देखिए कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री और चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है तो रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय उसमें कितने यात्री थे, यानी शुरू में जब चलना शुरू किया उसमें कितने यात्री थे। अब हम चाहेंगे कि ये सवाल को थोड़ा सा आप धैर्य से समझिए, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जाता है और आप इसमें अक्सर फंस जाते हैं कि इसको शुरू कैसे करें। देखिए, एक स्टेप ए है, एक स्टेप बी है और एक स्टेप सी है। दोस्तों ये क्या है, स्टॉप है यानी प्लेटफॉर्म है। ये 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे गाड़ी अंतिम स्थिति में पहुंचेगी और कितना सवारी लेके पहुंचेगी, 248 सवारी लेके पहुंच जाएगी। ध्यान रखेंगे, अंतिम स्टेप पे पहुंचेगी और कितने लोग को लेके पहुंचेगी, 248। तो एक काम करते हैं, माना कि ट्रेन जब चलना शुरू हुई तो उसके पास कितने यात्री थे, x। अब हम इसलिए x मान रहे हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए। अब आप सोच के देखिए कि किसी भी ट्रेन में यात्री अगर 1/3 उतर गया तो बचा कितना, 2/3। क्योंकि अगर ट्रेन में अगर x है यात्री, इसमें से 1/3 अगर उतर गया, माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 3x माइनस x, 2x। तो आप कुछ चीज़ों को कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा सोच के समझिए कि पहले स्टेप पर अगर 1/3 यात्री उतर गया, यानी 3 में से 1 उतर गया। ध्यान रखेंगे, 1/3 उतरना मतलब 3 में से 1 उतरना, 1/4 उतरना मतलब 4 में से 1 उतरना। तो 3 में से 1 उतर गया तो बचा कितना, 2/3। x माने हैं तो x इसमें लगा देंगे, यानी इतना यात्री उतरने के बाद है। इसमें अब क्या हुआ, 96 यात्री चढ़ गए, उतने चढ़ाए जी। 96 यात्री क्या हुआ, चढ़ गया। अब ये ट्रेन यहां से खुली और स्टेशन बी के पास पहुंच रही है। ठीक है, जैसे स्टेशन बी के पास पहुंची तो इसमें से आधा यात्री उतर गया, तो 2x/3 + 96। अगर इसमें आधा यात्री उतर गए, इसका मतलब कि आधा ही बचेगा। जितना यात्री था उसमें से आधा उतर गया तो आधा ही बचेगा जी। अब इसमें क्या हुआ कि 12 यात्री और चढ़ गए। अब उसके बाद गाड़ी यहाँ से खुली और कहाँ चली गई, गाड़ी चली गई स्टेशन सी के पास और वहाँ जाके रुक गई। और स्टेशन सी के पास जब गई तो उसके पास कितने यात्री थे, 248। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिएगा, ठीक है। अब बताइए कि ये ट्रेन जो यहाँ से निकली, इसके पास यात्री कितने हैं, 1/2 × 2x/3 + 96 और +12। इतने यात्री लेकर कहाँ चला गया, सी के पास चला गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही यात्री को गिनती करने पर कितना मिला होगा, 248। तो क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब इसको गुना करते हैं। जब हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी x/3 होगा। जब 2 को इसमें गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जो गुना है वो दोनों गुना होगा। तो 96 को आधा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 और यहाँ +12 = 248। ध्यान देंगे 48 12 कितना होता है, 60। तो x/3 = 248 और ये जाकर के 60 जाके क्या होगा, प्लस से क्या जाएगा, माइनस, तो यहाँ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर, ये 8 में 0 गया तो 8, ये हो गया 14, 14 में 6 गया तो 8 और यहाँ हो गया 1, 188। अब इस 188 को हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। तो x गुना 1 x और 188 गुने 3, तो 8 × 24, हाथ में 2 और 18 × 54 और 2 56। देखिए क्या 564 ऑप्शन में है, तो भाई 564 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और x का मान आप क्या माने हुए थे, जब ट्रेन चलना यहाँ शुरू करती है
तो कितने यात्री लेकर चलती है x, और वही पूछा गया है तो हम ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएंगे। अब देखिए आपको समझाने के लिए हम इतना स्लो चले हैं, अगर हम बनाने की बात करेंगे तो इसे एक बार जब क्वेश्चन आप बना लेंगे तो काफ़ी तेज़ी से आप काम कर सकते हैं। देखिए सिर्फ क्वेश्चन अगर हम बना के निकल जाएं तो आप सीख नहीं पाओगे। मेरा मकसद भी है कि आपको सिखाएं, आपको समझाएं, इसलिए थोड़ा सा हम सवाल को थोड़ा आराम से बना रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है घातांक करनी, जिसे आप बोलते हैं पावर एंड सर्ड्स। ठीक है, सिंपली समझिए भाई कि पावर वाला सवाल है, घात वाला सवाल है कि नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 पे पावर m गुना 3 पे पावर 5 गुना 27 पे पावर 3, इसको भाग किया गया है 3 गुने 81 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर 9। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको दो तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप ये सवाल बना सकते हैं। पहले समझिए कौन कौन सा। दोस्तों मान लीजिए दो कोई संख्या है, एक संख्या है a, चलो a b c d करेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, हम सिंपल लेते हैं। एक संख्या है 5, इस पर 3 है, और एक संख्या अगला फिर वो 5 है, ऊपर 4 है। देखिए ये पावर बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जब दोनों गुना में होगा तो हम इन दोनों 5 में से किसी एक को रख लेंगे, ठीक है, और ऊपर इन दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7। आप में से कई लोग ये चीज़ जानते होंगे। दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 7, इस पे पावर है 2, और ब्रैकेट करके, ध्यान रखेंगे ब्रैकेट करके इसके ऊपर दिया गया है 3। अगर ऐसा दिया रहे तो ये दोनों पावर आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 7 3 दूनी 6। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए सवाल देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज दौड़ना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट दौड़ना चाहिए ताकि आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। देखिए इधर एक लेफ्ट साइड है, इधर एक राइट साइड है, मैं दाहिने हाथ में कुछ लिखा है और बाएं हाथ में कुछ लिखा है। तो आप देखिए किस हाथ में सबसे छोटा अंक लिया गया है या सबसे छोटी संख्या ली गई है, तो भाई किधर है, दाईं ओर है, और वो कौन सा है, 3 है। और आपको सबको पता है कि 3 दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे। इसका मतलब कि आपको ये हिंट किया जा रहा है कि इस 3 के बराबर ये पूरे के पूरे दिए गए मान को चेंज कर दीजिए। तो 9 को हम 3 में कर सकते हैं, 3 तो पहले से 3 है, 27 को भी कर सकते हैं। अब समझिए ध्यान से, क्या 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर यहाँ m दिया गया है, 3 पे पावर 5। एक काम करते हैं, अच्छा चलिए पहले और देख ही लेते हैं। ये 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब है, उसके ऊपर कितना दोस्तों, 3 है। अब यहाँ पर 3 और 81 को 3 पे पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, फिर पावर 4। देखिए 81 को 3 पे पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और यहाँ 3 पे पावर 9। हमको ध्यान रखेंगे, हमको m का मान पूछा गया है। अब बताइए कि यहाँ पर ये 2 और m क्या गुना हो जाएगा ना, 3 पे पावर 2m गुने, अब यहाँ देखिए 3 पे पावर 5। तो दोस्तों थोड़ा सा हम हर स्टेप को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है घातांक करनी नहीं पड़े हो, तो जिसको आता है थोड़ा आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ होगा 3 पे पावर 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3 पे पावर 4 चौक 16, और यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 9। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या एक 3 से इस 5 को क्या हम 4 कर सकते हैं, एगो 3 तो खत्म कर दिए। अब देखिए 16 है तो ये 9 को यहाँ से काट दिए, और अगर 16 को काटेंगे तो 7 को बचेगा। अब देखिए अगर हम इस 4 से काटें तो इस 3 के पास अब 7 नहीं 3 ठो बच जाएगा, क्योंकि 4 को 7 में से 7 को 3 में से 4 ठो हट गया। थोड़ा देखिए यहाँ लिखते हैं, तो ये दोस्तों हो गया 3 पे पावर 2, अच्छा यहाँ पर m है दोस्तों, n नहीं है, 2m, सब तो पूरा कट ही गया है। नीचे क्या बचा है, 3 पे पावर 3 बराबर 3 पे पावर 9। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो संख्या है और दोनों समान संख्या है, दोनों के ऊपर पावर है और किसमें है, बटे में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान देंगे, इसको आप एक संख्या लिख करके दोनों पावर को माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखिए गुना में जोड़ते हैं और भगा में माइनस करते हैं, भाग में। 3 पे पावर 9। अब देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, दोनों हो गया बराबर, खत्म कर देंगे।
और जो पावर बचा है उसको उठा के लिख लेंगे। तो 2m - 3 बराबर 9। तो 2m, ये 3 उधर जाएगा, जैसे इधर टपेगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 9 3 12, 2 से काटेंगे तो m का मान 6 हो जाएगा। अब इसलिए हम आपको इतना लेंदी तरह से समझाए ताकि आप में से बहुत किसी को इस टॉपिक में दिक्कत अगर होता होगा तो आप आराम से समझ लीजिए। और बाकी जब आप कैलकुलेशन कीजिए तो जितना फास्ट आप करना चाहें, जितना आप जो है स्टेप को गायब करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत किसी को शिकायत की तरह आप कुछ क्वेश्चन को लंबा खींच देते हैं। दोस्तों, लंबा खींचने के पीछे कारण है क्योंकि शिक्षक एग्जाम में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी बैठते हैं जिसका पढ़ाई लिखाई से बहुत लंबे समय से जो है ना तो टूट गया है, कनेक्शन टूट गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, अगला सवाल आपके टीचिंग एग्जाम का फेवरेट टॉपिक से है। जी हाँ, बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, झारखंड टेट, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम जो होने वाली है या फिर झारखंड टीचर जो एग्जाम होने वाली है, सब में ये क्वेश्चन आएगा, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी वो टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है? आयतन। सवाल दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाला जाता है, तो शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह जाएगा? आप में से कई लोग ये सवाल समझे ही नहीं होंगे कि सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, आप में से कितने लोग बर्थडे में केक काटते हो? तो बर्थडे में जो केक काटा जाता है तो आप साइड से काटते हैं, लेकिन अगर पूरे केक को काटा जाए एक बार में, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई केक लेके आता है, इतना बड़ा कोई केक लेके आता है एकदम ऊंचा सा, तो दोस्तों ये कैसा हो गया? बेलनाकार हो गया। अब आप एक चाकू लिए और यहां से यहां पूरे काट दिए एक बार में, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको ये जो आकृति दिख रहा है, ये वाला जो आकृति जिसको हम शेड कर दिए हैं, ये आकृति कैसा दोस्तों हो गया? कोन जैसा हो गया, शंकु जैसा हो गया। तो वही पूछ रहा है कि अगर इससे हम इसको हटा लें तो कितना भाग बच जाएगा? तो आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि पूरा का पूरा जो दोस्तों क्या है? बेलनाकार है। और बेलनाकार में से देखिए 3 हिस्सा में से एक हिस्सा हम बाहर कर दिए हैं। ध्यान सुनिएगा, 3 हिस्सा में से एक हिस्सा हम बाहर कर दिए हैं, तो बचा कितना? 2 हिस्सा। बेलन का आयतन होता है πr²h। अगर आपको याद नहीं हो तो हम याद करवा देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। दुनिया में किसी भी आकृति का आयतन निकालने का एक ही तरीका है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब बताओ कि ये आधार चाहे ऐसे रखो या उल्टा के रख देंगे दोनों, और क्या होगा? वृत्त ही होगा ना, सर्किल ना होगा। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? वृत्त का πr²। दोस्तों क्या होता है? πr²। और कहाँ जाना है? h। πr² और h, तो πr² गुना h, ये क्या हो गया? आयतन हो गया बेलन का। अब इसमें से हम एक शंकु काट के निकाल दे रहे हैं, तो भाई 3 हिस्सा में से एक हिस्सा चला गया, बताओ कितना बचा? 2 ही हिस्सा बचा ना। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा शंकु काट दिए तो कितना बचा? 2 हिस्सा बचा ना। अब देखिए, आप बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले आयतन का निकालेंगे, इसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। एग्जाम में तो टाइम कहाँ है? जब तक आप उतना करोगे बहुत कोई उत्तर मार के निकल गया होगा। तो 2/3। अब देखिए पाई को रखा गया ऑप्शन में, तो पाई को हम जो है मान नहीं रखेंगे। अगर पाई ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते? 22/7 लेते। आर दोस्तों कितना है? देखिए यहां से यहां होता है आर, जो 6 दिया गया, तो यहां का भी आर देखिए 6 होगा। अब आप सोचिए कि जो त्रिज्या आपका बेलन का है वही त्रिज्या किसका है? शंकु का। जो ऊंचाई आपका बेलन का है वही ऊंचाई शंकु का है, इसलिए बोला गया है उतना ही ऊंचाई और उतना ही आधार वाला, ठीक है। तो आर हो गया 6 × 6, h हो गया 10। यहां से काटते हैं 2 बार में, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 10 से गुना कर देंगे पाई। देखिए ये आपके ऑप्शन में दिया गया है। 2 स्टेप में काम हुआ, लेकिन आप में से बहुत कोई क्या करेंगे? पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो वो सब सवाल में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गए, सवाल आसान हो गया, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने अनुपात चैप्टर का, और एक बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंदी लिखा गया है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस सवाल को हम बहुत क्विक्स बनाएंगे, बहुत ही फास्ट बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है 18,236 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित यानी बांटा जाता है
कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7, बी और सी का अनुपात दिया है 5:6 और ए और सी के हिस्सों का बीच का अंतर आपसे पूछा गया है कि दोनों का बीच जो अंतर होगा पैसे में वो कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहले आप क्या करिए कि ए बी का दिया हुआ अनुपात बी सी का दिया हुआ है, तो आप पहले ए बी सी निकाल लीजिए। ये इसका तरीका होता है, फॉर्मेट याद रखिएगा। अगर ए बी दिया हो बी सी दिया हो तो आप ए बी सी निकाल सकते हो। देखिए ए बी कितना दिया गया है, ए बी लिखिए आप 4 और 7, बी सी कितना दिया है 5 और 6, यानी ये बी है तो यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 6। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे खाली है और यहाँ भी खाली है। अगर ऐसे हम बात करें तो यहाँ क्या है, खाली है। अगर हम ऐसे करके दौड़ जाएंगे, अगर हम ऐसे दौड़ जाएं तो दोस्तों पहले क्या मिलेगा हमको 5, यहां रख देंगे। अगर ऐसे दौड़ जाएं क्या मिलेगा हमको 7। याद रखेंगे आप ऐसे नहीं दौड़ेंगे, आप ऐसे दौड़ेंगे, यानी ऐसे दौड़ेंगे 36, जिसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी हम कह सकते हैं कि ए का हिस्सा 20 है, बी का हिस्सा 35 है और सी का हिस्सा 42 है। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान समझिए, आपको थोड़ा फंसाने के लिए डाटा इतना लंबा चौड़ा करता है। ए का हिस्सा 20 है, बी का हिस्सा 42 है, तो ए और बी के बीच अंतर कितना हिस्सा आ रहा है बताओ? अंतर आ रहा है 22 हिस्सा। अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सब तरीका आपको जरूर आना चाहिए। अब देखिए अगर यदि अंतर 22 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर जो 22 आ रहा है भाग, तो अंतर जो पैसा वही उत्तर होगा जो 2 से भी कटता होगा और 11 से भी कटता होगा, जो 2 से भी कटता होगा और 11 से भी कटता होगा। देखो सबके अंत में सम संख्या है तो 2 से तो खैर सब कोई कट जाएगा। अब चेक करते हैं कि 11 से कौन कटेगा। तो 11 से कटने के लिए एक नियम बताया जाता है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ दो। 1 1 2 6 3 9, तो 9 माइनस 2 क्या 11 आया? नहीं। या 0 आया? नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। 3 2 5, 6 2 8, 8 माइनस 5 कितना दोस्तों आ गया? 3, ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 3 9 और 7 0 7, तो 9 माइनस 7 2, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब तो भाई एक ही बचा है, डी बचा है, उत्तर इसको मार देंगे। अब एग्जाम में ये नहीं करना है कि इसको भी चेक करेंगे। देखो एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि हम एक एक सेकंड भी हम बचा सकें। ठीक है, अब मान लीजिए कि 3 ऑप्शन कट ही गया है तो चौथा ही आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन कूट तो दिया नहीं गया है कि 1 2 3 3 4 केवल डी, ऐसा तो किया नहीं है। तो आप सीधे उत्तर मार के निकल जाना। लेकिन अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 4 3 7, 6 1 7, 7 में 7 गया 0, यानी अगर अंतर 0 या 11 मिले तभी वो संख्या कटेगी 11 से। हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका आपका होना चाहिए ऐसे सवालों के लिए, ना कि आप पूरा इसको फिर यहाँ से सबको जोड़ रहे हैं या फिर एक एक करके सबका आप मान निकाल रहे हैं, ए का सी का, फिर अंतर निकाल रहे हैं, टाइम आपका किल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों ये एक सवाल आपके सामने रीजनिंग का है जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और मैक्सिमम विद्यार्थी को यहाँ दिक्कत है। इस टाइप के सीरीज में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत है। थोड़ा समझिए कि अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको आप काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15 और 3 18। देखिए आपको संख्या में 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और कभी कभी किस्मत खराब हुआ तो 19 भी हो सकता है। 19 में क्या करेंगे वो समझेंगे लास्ट में, पहले समझिए कि इसमें क्या करना है। जब देखिए अगर आपके पास 18 है तो आपके पास 2 तरीका है कि 3 गुने 6 आप करके 3 3 के हिस्से में तोड़िए या तो 6 6 के हिस्से में तोड़िए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको 3 3 के हिस्से में तोड़ते हैं तो शायद ये बहुत लेंदी हो जाएगा और शायद सेट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप दिख रहा है। जब बड़ा ग्रुप दिख जाए तो आपके माइंड में ये हिंट करना चाहिए कि हमको बड़ा ग्रुप में तोड़ना है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब देखिए सबके अंत में दोस्तों क्या है? बी और बी हो गया, यानी हमारा जो टुकड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अब देखिए बीच में सबका ए है, सॉरी यहाँ पर ए दिया गया है,
तो यहाँ थर्ड वाला में ए हो जाएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा। ये तो पूरा हो गया। अब इसको भर सकते हैं। सेकेंड में यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ पे सी होगा। और यहाँ देखिए सेकेंड लास्ट में सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी, तो यहाँ सी होना चाहिए। तो क्या क्या भरे हम लोगों ने बताइए। पहले भरा हम लोगों ने ए, फिर भरा सी, फिर भरा ए, फिर भरा सी। ये जिस ऑप्शन में आपका होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर इसमें वैसा ना रहे कि हम तोड़ पाए, ऐसे 17 संख्या में रहे, 19 में रहे, तो क्या किया जाए। तो अगर दोस्तों ये 19 में होता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लगा देता ए, तो हम इस ए को 19वां को साइड कर देते हैं। ये चीज़ बड़ा काम का चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। अगर जो कोई जोड़ा में ना लगे, बेजोड़ में आ जाए, 19 में, 21 में, 17 में, तो अंतिम वाला जितना बचे, अब जैसे मान लीजिए इसमें रहता कितना दोस्तों, इसमें रहता 21, अंत में 3 ठो कुछ बचता, तो 21 तो भाई साथ साथ में हम तोड़ देंगे या 3-3 तोड़ देंगे। लेकिन हमेशा अगर आपको एक ठो बच जाए तो इसको आप हमेशा छोड़ ही दें, उसको आप साइड कर देंगे ग्रुप से, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। जय हिंद। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो आपके सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, जो दी गई संख्या है, को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब देखिए इस सवाल को देख करके कई लोग को लग जाएगा कि भाई इतने बड़े बड़े वैल्यू को सॉल्व कैसे किया जाए, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। आप थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर पावर, जैसे यहाँ पे 4 के ऊपर पावर कितना है, 61। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि 61 को 4 है। जैसे 5 के ऊपर 3 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 ठो 5 है, और सब क्या है, गुना में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 61 को 4 है, यहाँ 62 को, यहाँ 63 और यहाँ 64। अगर हम इन सब में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो हम 4 पे पावर 61 सबसे छीन सकते हैं। कॉमन दोस्तों क्या होता है, छीनना, है ना, उससे वापस ले लेना। तो यहाँ से देखिए 4 पे पावर 61 पूरे को वापस ले लिए, तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, क्योंकि मैंने कहा था क्या, गुना में है। गुना में जब भी आप कोई छीनोगे तो वो 1 बच जाएगा। यहाँ पर 61 छीन लिया तो 1 ठो 4 होगा ना, यहाँ से 61 छीन लिया तो 2 ठो 4 होगा, और यहाँ पर 61 छीन लिया तो यहाँ पे 3 ठो 4 होगा। अब ये हो जाएगा 4 पे पावर 61, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 16, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4, और यहाँ है 1। अब इन सबको जोड़ते हैं, 64 और 16 कितना होगा बताइए, 80, 80 और 5 85। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 4 पे पावर 61, और दोस्तों कितना हो गया, 85। अब थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य से समझिएगा मेरे एक बात को, ताकि आप यहाँ से उत्तर तक आसानी से पहुँचें। क्योंकि आपको ऑप्शन में देखिए ना ही 85 दिख रहा है, और ना ही 4 दिख रहा है, ना ही 5 दिख रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 7 गुने 6 दोस्तों कितना होता है, 42, तो क्या ये 42 6 से भी कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। और दोस्तों 7 से भी कटेगा। और अगर हम यहाँ से 3 उठा लें और 7 या 21 कर दे, तो हम कह सकते हैं कि 7 या 21 से भी 42 कट जाएगा, है कि नहीं। यानी ओवरऑल हम लोग इसी का टुकड़ा कर करके हम लोग ये देख रहे हैं कि 42 किससे किससे कट सकता है। तो जब हमको 85 ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन के अनुसार अगर हम यहाँ से 2 उठा लें और 85 से 5 उठा लें, क्योंकि 85 से उठाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या है, 17 गुने 5 है, तो हम 17 का देखिए ऑप्शन में हमको मिल नहीं रहा है, तो 17 को हम छोड़ देंगे, 5 उठा लेंगे, और यहाँ 4 से 1 ठो 2 उठा लिए, तो 5 गुने 2 10। अब देखिए ऑप्शन में आपको 10 दिख रहा होगा, यानी ये जो पूरा संख्या है ये 10 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। अब एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहाँ 5 आया और यहाँ पर 4 है, तो 5 चौक 20, यानी वही संख्या से कटेगी जिसके अंत में 0 होगा या तो 5 होगा। तो वैसा एक ही संख्या 10 है, मार दो ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग थोड़ा सा लगाना है ताकि आसानी से क्वेश्चन बना सके आप। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने एक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट कोई उठा के पूछ दिया गया है, यानी सिद्धांत कोई पूछ दिया, परिभाषा समझिए उसको पूछ दिया गया। कहता है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है क्या कहलाती है।
यानी कोई ऐसी संख्या जैसा गुणनखंड, दोस्तों गुणनखंड को आप सामान्य भाषा में ऐसे समझिए, गुणनखंड को बोलते हैं जो भाग कर दे, जो किसी को काट दे, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं को काट लेता है और एक से कट जाता है, वैसी संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3, 2, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ऐसे कई संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम ऐड कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक जो है ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइम या कंपोजिट होने के लिए इसके पास गुणनखंड की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। तो अगर एक स्वयं से कटेगा तो स्वयं भी 1 है, और एक से कटेगा तो वो भी 1 है। कोई संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे तब तो वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी ना। अब देखो इसके लिए दोनों गुणनखंड दोस्तों क्या है? एक ही है ना, दोनों का मान एक ही है, जबकि दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसलिए ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है नंबर सिस्टम का भाजकता टॉपिक से, जिसको आप बोलते हैं डिविजिबिलिटी। दोस्तों इस टॉपिक से हम कम से कम अब तक 20 क्वेश्चन करवा चुके होंगे, और 20 अलग अलग टाइप का सवाल, और ये सवाल भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप सारे जो प्रैक्टिस सेशन है उसको अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चंस को कवर करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर होगा। सवाल कहता है यदि संख्या 3, 5, 6 yx 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा? y माइनस एक्स का मान क्या होगा? ये पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों ये 90 से कट रहा है। अब आप बताओ कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 है, अगर आप उससे किसी संख्या को काट पा रहे हो, इसका मतलब है साफ साफ कि जिस संख्या को काट रहे हो उसके अंत में भी 0 होना चाहिए। जैसे 4320, इसको आप चाहोगे 15 बोलते हैं, 14 से काटेंगे तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, कम से कम अगर अंत में 0 होगा तभी ये दोनों कटेगा, बाकी 14 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अंतिम वाला मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम 90 से काट रहे हैं। अगर ये 90 नहीं होता, 9 होता, तो ये x के पास 0 के अलावा कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ 0 है तो ये x के पास 0 ही होगा, ये फिक्स है। अब 9 से काटने का कुछ तरीका है, ध्यान समझें। कहता है कि अंकों को जोड़िए और 9 बनाइए। 6 3 9 हो गया, बचा क्या? 5। 5 को आप 9 कैसे बना सकते हो? 4 उसके साथ ला करके ना, तो 5 के साथ y के पास हम 4 रख देते हैं। अब बताओ y का मान 4 और x का मान 0, बताओ कितना मान आएगा? 4। क्या आपका ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल को अटेम्प्ट करने के तरीके को समझिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का है, इसको आप बोलते हैं साधारण ब्याज। दोस्तों इस सवाल में आप कई सारे रूल को आप याद करते हैं कि ब्याज का रूल क्या होगा, समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं। तो उतना करने काम नहीं है, पहले आप मेरे 2-4 बातों का ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कोई भी मूलधन, चाहे आप उधार लिए हैं या उधार दिए हैं, 100% होता है। कितना दोस्तों होता है? 100%। और अगर आप वो उधार ब्याज पर लिए हैं या ब्याज पर दिए हैं तो समय बीतने के बाद आपको पैसा बराबर नहीं लौटाएगा, अधिक लौटाएगा, अधिक, ज़्यादा। अगर आप किसी को 1000 रुपया दिए हो तो समय पूरा होने के बाद 1000 से अधिक आपको वापस करेगा। तो जो एक्स्ट्रा आपको वापस करेगा, मान लीजिए आपको 1200 वापस किया, दोस्तों कितना एक्स्ट्रा वापस किया आपको? 200। तो दोस्तों वो 200 क्या है? वो ब्याज है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। और वो 200 किस आधार से आपको पैसा मिला है? तो भाई आप कितना % के रेट पर आप ब्याज दिए, पैसा उधार दिए हैं। मान लीजिए आप 5% पर दिए हैं और आप दिए हैं 2 साल के दिए हैं, तो 1 साल में 5%, 2 साल में कितना %? 10%। तो हम कह सकते हैं कि वो जो 200 है वो दोस्तों कितना है? 10%। जैसे समझिए, पहले आप लोग को शिकायत है कि भाई हम चैप्टर समझाते नहीं हैं, पहले आप चैप्टर समझ लीजिए। अगर आप 1000 रुपया किसी को उधार दिए हैं तो ये दोस्तों क्या होगा? मूलधन, जिसको आप पी कहते हैं। वापस कर रहा है आपको 1200, यानी इसको आप बोलते हैं मिश्रधन, इसको अमाउंट बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 200 रुपया का आपको फायदा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा मिला है। तो एक्स्ट्रा मिलना क्या है? लाभ है, फायदा है। और इसी को आप क्या बोलते हैं? ब्याज, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये पैसा 2 वर्षों के लिए लिया गया था
और आप जो साहूकार हैं आप 5% रेट पर पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना 10%। इसका मतलब कि 2 साल में जो पैसा रखा गया तो वो 10% ब्याज जोड़ के कितना आपको दिया गया, 200 दिया गया। तो ये 10% क्या है दोस्तों, मूलधन है, सॉरी ये साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो यही 10% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। पूरा खेला इसी का है। अगर 10% का मान 200 तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए आप जो है ध्यान रखें कि ब्याज कैसे निकलता है और पी और अमाउंट क्या है। बाकी अगर इस चैप्टर को पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ पढ़ाए हुए हैं। अब आइए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रधन दोस्तों कितना हो जाएगा, 7,000। यानी पैसा आप घुमा कितना रहे हैं, 7,000। यानी आप कुछ तो उधार लिए होंगे, तो उधार लिया गया राशि आपसे पूछा है, यानी यहाँ पूछ रहा है कि किस राशि का, यानी मूलधन क्या होगा। अब कहता है कि 5% के रेट से 5 वर्ष के लिए 8%, 5 वर्ष के लिए 8%। आपके मन में क्या चलना चाहिए कि 1 साल में अगर 8% तो 5 साल में 40%। अब बताओ कि ब्याज दोस्तों कितना है, 40%। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है, 1 साल में 8%, 5 साल में 40%। मूलधन दोस्तों कितना होता है, 100%। तो मिश्रधन क्या होगा, 100% प्लस ब्याज यानी कि 40%। क्या समझ में आया आपको? मूलधन अगर 100% है दोस्तों, मिश्रधन क्या होगा, 100%, यानी जो पैसा आप दिए हैं और साथ में ब्याज आपको वापस करेगा, यानी 140%। देखिए फॉर्मूला लगाने से बढ़िया है कि आप बेसिक समझ जाइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा कितना है, 140% है, यानी 140% का मान हमको दिया गया है 7,000। यहाँ से काट देते हैं 14 पंचे 70, तो 1% का मान 50। अब हमको निकालना है 100% का, तो 1% का 50, तो 100%, इसको आराम से 2 जीरो चिपका देंगे यहाँ पे, यहाँ भी चिपक जाएगा 2 जीरो, तो कितना आ गया, देखिए ऑप्शन में दिया गया है 5,000। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। तो आप चैप्टर्स को समझिए ध्यान से। आप लोगों को इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि आप लोग परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, और किसी को दिक्कत है तो प्रतिशत चैप्टर आप ध्यान से समझिए, ठीक है, तभी आपको ये सब पढ़ने में और मजा आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे।